फर्स्ट पॉइंट तक कराया था मैं। जब लिफ्ट एक समान वेग से गतिमान है, मतलब एक समान वेग, अगर 5 की स्पीड है तो 5 से चल रही है, 4 की है तो 4 से चल रही है, तो इसका फिगर कैसे बनेगा? इसका फिगर बनेगा mg नीचे की तरफ, ठीक है, और त्वरण इसका 0 होगा और प्रतिक्रिया ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, प्रतिक्रिया कहाँ होगी? ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि एक समान वेग है, कांस्टेंट वेग है, और कांस्टेंट वेग का मतलब है ना बढ़ रही है ना घट रही है, तो वेग क्या बढ़ेगा? तो r माइनस एम जी इक्वल एम इंटू जीरो। एम इंटू जीरो का मतलब है एम ए का मतलब 0 है, तो r इक्वल आ गया एम जी के, तो आभासी भार मतलब वास्तविक भार के बराबर होगा। जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है, त्वरित का मतलब होता है कभी कम कभी ज़्यादा। माना लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण a से गतिमान है और फर्श की प्रतिक्रिया r तथा व्यक्ति का वास्तविक भार W बराबर mg हो, तो ये W बराबर mg, ये प्रतिक्रिया ऊपर की तरफ और त्वरण भी ऊपर की तरफ, को लिफ्ट कहाँ जा रही है? ऊपर की तरफ। तो परिणामी बल क्या होगा? R माइनस डब्लू या R माइनस एम जी। को W बराबर होता है mg के, क्योंकि R ऊपर है तो W नीचे है, तो R माइनस एम जी। और एफ नेट क्या होगा? एम ए, तो R माइनस एम जी इक्वल एम ए, तो R इक्वल आ गया एम ए ब्रैकेट, ये माइनस का इधर आ गया एम जी, तो R इक्वल आ गया एम ब्रैकेट में ए प्लस जी। अर्थात व्यक्ति का आवासी भार कौमा वास्तविक भार से अधिक होता है। यदि लिफ्ट ऊपर की ओर गतिमान होती है तो व्यक्ति का आवासी भार बढ़ जाता है। जब ऊपर की ओर गतिमान होगी तो उसका वर्चुअल, जो आवासी कहते हैं वर्चुअल को, तो वर्चुअल जो वेट होगा उसका क्या होगा? बढ़ जाएगा। जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित होती है, नीचे, अब पहले ऊपर की ओर जा रही थी, अब नीचे। माना लिफ्ट नीचे की ओर त्वरण ए से गतिमान है, तो प्रतिक्रिया आर तथा वास्तविक भार तो डब्लू हो, पर फर्श की प्रतिक्रिया आर ऊपर की ओर और व्यक्ति का भार एम जी नीचे की ओर कार्य करेगा। ठीक है, तो ये ऊपर की ओर और ये नीचे की ओर, त्वरण नीचे की ओर जा रहा है, तो डब्लू इक्वल एफ इक्वल आएगा डब्लू माइनस आर। डब्लू माइनस आर, पहले आर माइनस डब्लू था, अब डब्लू माइनस आर आएगा। क्यों? क्योंकि यदि प्रतिक्रिया आर तथा वास्तविक भार डब्लू हो, यदि प्रतिक्रिया आर हो और वास्तविक भार क्या हो? डब्लू, तो फर्श की प्रतिक्रिया आर ऊपर की ओर होगी, तो एफ इक्वल डब्लू माइनस आर, तो एम जी माइनस आर, तो न्यूटन गति के एफ नेट इक्वल एम ए, तो एम जी माइनस आर इक्वल एम ए, तो आर इक्वल आ गया एम जी माइनस एम ए, तो आर इक्वल एम ब्रैकेट में जी माइनस ए। यदि व्यक्ति का आवासीय भार वास्तविक भार से कम है, व्यक्ति का आवासीय भार वास्तविक भार से क्या है? कम, अतः लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित हो तो व्यक्ति का आवासीय भार कम हो जाएगा। जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो ए बराबर जी के हो जाएगा, मतलब डेंसिटी हो जाएगी जी के, तो आर इक्वल एम ब्रैकेट में जी माइनस ए, तो जी की जी कट गया, तो ये कितना आ गया? 0। तो मुक्त रूप से गिरती लिफ्ट में व्यक्ति भारीहीनता का अनुभव करता है, मतलब उसका भार क्या हो जाता है? लेस हो जाता है। एक मनुष्य जिसका द्रव्यमान 60 किलोग्राम एक लिफ्ट पर खड़ा है, निम्न अवस्थाओं में उसका आवासीय भार क्या होगा? जी इक्वल 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लिफ्ट 4.9 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करे, लिफ्ट 4.9 मीटर पर सेकंड के समान त्वरण से ऊपर जाए, लिफ्ट 4.9 नीचे आए और अचानक लिफ्ट की डोरी टूट जाए। अभी पढ़ के आए हम। जब लिफ्ट समान वेग से गति करे तो आर इक्वल एम जी, समान वेग से गति करेगी तो आर बराबर किसका होगा? एम जी। जब लिफ्ट समान वेग से गति करे तो आर बराबर एम जी, तो आर का मान मतलब एम का मान 60 और जी का मान कितना होता है? 9.8, तो 588 न्यूटन आ गया। ठीक है, इसके बाद जब लिफ्ट त्वरण ए से ऊपर जाए, तो अभी त्वरण ए का ऊपर निकाला था, तो आर इक्वल आया था एम ब्रैकेट में ए प्लस जी, तो आर इक्वल एम ब्रैकेट में ए प्लस जी। 60, ए की वैल्यू 4.9 और 9.8, इनको जोड़ोगे 14.60, 14.60 का गुणा 60 से करोगे तो 882 न्यूटन। नीचे की ओर आएगी तो आर इक्वल एम ब्रैकेट में जी माइनस ए, तो आर 60 ब्रैकेट में 9.8 माइनस 4.9, तो ये कितना आ गया? 294 न्यूटन। डोरी टूट जाएगी तो भारीहीनता का अनुभव करेगा, मतलब आर बराबर किसके हो जाएगा? 0 के। तो इस कंडीशन में 9 डेंसिटी बराबर हो जाएगी त्वरण के, तो इस कंडीशन में आंसर हमेशा 0 आएगा। ठीक है, अब है घर्षण बल। घर्षण बल होता क्या है? पहले घर्षण बल सुनो। ब्रह्मांड में कोई भी पिंड पूर्णतः चिकना नहीं है। ब्रह्मांड में कोई भी पिंड पूर्णतः चिकना परफेक्टली स्मूथ नहीं है। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती है तो स्पर्शी तलों के मध्य एक विरोधी बल कार्य करने लगता है, जो गति की विपरीत दिशा में गति का विरोध करता है। इस विरोध बल को घर्षण बल कहते हैं। यह सदैव स्पर्शी तलों के समांतर तथा वस्तु के आपेक्षिक गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। यह स्पर्श मतलब स्पर्श करेंगे जब लगेगा,
समांतर में जब कोई गेंद किसी खुरदरी सतह पर लुढ़कती है तो घर्षण बल के कारण ही शीघ्र रुक जाती है। यदि सतह चिकनी है तो घर्षण कम होगा और गेंद काफ़ी समय तक लुढ़कती रहेगी। घर्षण दो प्रकार का होता है, स्थैतिक घर्षण मतलब स्टैटिक और गतिज घर्षण डायनामिक। स्थैतिक घर्षण क्या होता है? किसी पिंड की स्थिर अवस्था में लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। मतलब किसी पिंड की स्थिर अवस्था, स्थिर मतलब रुकने वाली अवस्था में लगने वाले घर्षण बल को कहते हैं स्थैतिक। अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल को ही सीमांत घर्षण बल कहते हैं। इसे एक प्रयोग द्वारा समझा जा सकता है। कैसे? जैसे प्रयोग द्वारा समझेंगे हम। जैसे हमने क्या किया, माना कि टी एक मेज है। टी क्या है? एक मेज। और ए एक लकड़ी का गुटका है। गुटके ए से एक डोरी बंधी है, गुटका ए से एक डोरी बांध दी और एक घिरनी पर होकर जाती। घिरनी मतलब एक पुली है जैसे ये रही, तथा इसके दूसरे सिरे पर एक पटला मतलब होता है स्केल पेन मतलब बंधा है, मतलब तराजू मान लो, जिसका द्रव्यमान एस है। माना गुटके का भार mg, माना गुटके का भार क्या है? mg, और आर अभिलंब प्रतिक्रिया है। अभिलंब का मतलब है 90 डिग्री का एंगल सा बन जाएगा जो। भार mg लंब प्रतिक्रिया आर को संतुलित करता है। देखें चित्र में, प्रारंभ में पटले पर कोई बाट नहीं रखा गया तो गुटका चलता नहीं है। इस स्थिति में गुटके पर लगने वाला खिंचाव बल एस डॉट जी है। एस डॉट जी मतलब एक ही चीज़ है। गुटके के ना चलने के कारण यह है कि इस पर खिंचाव बल एस जी के विपरीत दिशा में घर्षण बल एफ कार्य करता है। घर्षण बल विपरीत दिशा में कार्य करता है एफ। दोनों बल एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, क्योंकि दोनों बल एक दूसरे को क्या करते हैं? बैलेंस कर देते हैं। जब हम पटले पर बाढ़ चढ़ाते हैं तो खिंचाव बढ़ जाता है, तदनुसार घर्षण बल भी बढ़ता जाता है और गुटका भी गतिहीन रहता है। घर्षण बल एक निश्चित सीमांत मान तक बढ़ता है, जैसे सीमांत घर्षण बल मतलब लिमिट तक। घर्षण बल एक, जैसे यदि खिंचाव बल इस सीमा से अधिक बढ़ाया जाता है तो गुटका खिंचाव बल की दिशा में चलना प्रारंभ कर देता है और सीमांत घर्षण बल को निम्न सारणी, जैसे खिंचाव बल 0 न्यूटन का है तो स्थिर रहेगा, स्थैतिक घर्षण बल भी 0 रहेगा। 10 न्यूटन का है तो भी स्थिर रहेगा, उस पर स्थैतिक घर्षण बल 10 न्यूटन का। 11 है स्थिर 11 रहेगा, 12 है स्थिर 12 रहेगा, 13 है स्थिर 13 रहेगा। मतलब 15 पे स्थिर रहेगा गति की स्थिति पर 15 न्यूटन सीमांत घर्षण बल होगा। और 16 न्यूटन लिया गत्यारम, 14 न्यूटन गत्यात्मक घर्षण बल। गत्यात्मक घर्षण बल का मतलब है इससे 15 से ज़्यादा नहीं जा सकता, लिमिटिंग फ्रिक्शन है इसका। तो मतलब है सारणी से स्पष्ट है कि जब एक वस्तु रखी है दूसरी वस्तु पर बल लगाकर खींचने और उस पर आरोपित बल का मान बढ़ाने से वस्तु के स्थिर होने पर स्थैतिक घर्षण का मान निश्चित मान तक बढ़ता है। यह इस निश्चित और एकता मान को स्थैतिक घर्षण बल के मान को ही सीमांत घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, सीमांत घर्षण बल के नियम। सीमांत घर्षण बल संपर्क में रखे दो तलों के मध्य लग रही अभिलंब प्रतिक्रिया का अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब अभिलंब प्रतिक्रिया बढ़ेगी तो दो तलों के मध्य के बीच की दूरी भी बढ़ेगी। सदैव वस्तु की गति के विपरीत दिशा में कार्य करेगा, सदैव वस्तु के विपरीत दिशा में ही कार्य करेगा। एफ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, जहाँ एफ है सीमांत घर्षण बल है। यदि एफ एस इक्वल म्यू एस आर हो तो म्यू एस आर का मतलब हो गया डब्ल्यू एम जी के बराबर है, तो एम जी तो कहोगी आर बराबर डब्ल्यू के, तो म्यू एस एम जी के। म्यू एस क्या है? घर्षण गुणांक, तो म्यू एस इक्वल आ गया एफ एस अपॉन आर। म्यू एस इक्वल क्या आ गया? एफ एस अपॉन आर, क्योंकि ऊपर नीचे चला गया आर, तो म्यू एस का मान रख दो यहाँ। सीमांत घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया का अनुपात ही घर्षण गुणांक कहलाता है। सीमांत घर्षण बल संपर्क में रखे दो पिंडों के आकार और उनकी आकृति पर निर्भर नहीं करता। सीमांत घर्षण बल के नियम कैसे लगाएंगे? अब गतिक घर्षण क्या होता है देखो, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के तल पर चलाने का प्रयत्न किया जाता है तो गति अवस्था में आने से पूर्व दोनों स्पर्शी तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। स्थैतिक घर्षण का परिणाम तलों के बीच गति उत्पन्न करने वाले नेट बाह्य बल के बराबर दिशा बाह्य बल की दिशा के विपरीत होता है। ठीक है, इसके बाद मैं कल बता दूंगा।